हमारे लिए वक्त निकाला और यहाँ वक्त पे मौजूद हुए। हमारी रिवायत है कि हम ठीक टाइम पे अपना प्रोग्राम शुरू कर देते हैं, भले कितने ही लोग हों। तो कैसा रहा आपका कोविड का एक्सपीरियंस? मेरे ख्याल से कोविड का तो नहीं ना, बेहतर रहा। इसके लिए तालियां बजाइए कि आप लोग सर्वाइव कर गए, बड़ी बात है। कुछ फरिश्तों ने आके मदद की हमारी और हम इस बहरान से निकल आए। अभी इब्तदा नहीं और हो सकता है कि वापस आ जाए, लेकिन उसके चांसेस कम हैं क्योंकि हम जो है अब हर्ड इम्यूनिटी की तरफ गामजन हैं और इंशाल्लाह इसका मुकाबला अब आएगा तो बेहतर तरीके से कर सकेंगे क्योंकि हम इसको भुगता चुके हैं। हमारे दरमियान आज हमारे गेस्ट स्पीकर जो कि डॉक्टर भी हैं और बदर भी हैं और अब्बासी भी हैं। आपको पता है कि बदर की जंग बड़ी इस्लामी तारीख में कह भी सकती है और अब्बासियों ने तकरीबन 400 साल 300 साल खिलाफत की दुनिया इस्लाम पे। डॉक्टर साहब का ताल्लुक राजधानी से, अगर मैं मुझे अपनी याददाश्त और चांद का मेडिकल से MBBS किया। इससे पहले भी एक दफ़ा जब हमने स्टार्ट किया सनसेट क्लब में, उसमें भी पहले स्पीकर डॉक्टर साहब थे और डॉक्टर साहब ने जो है वहाँ मैदान लूट लिया था। आज 7 महीने के बाद हम दोबारा रिज्यूम कर रहे हैं, तो वही तवक्कुआत डॉक्टर साहब से हैं। आपकी तालीम में डॉक्टर बदर अब्बासी। बहुत बहुत शुक्रिया जिलानी साहब, और आप दोस्तों का बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे फिर टाइम दिया। लिंकर्स का शुक्रिया। पहली तो चीज़ ये कि मैं कुछ वजाहतें करता जाऊँ पहले कि मैं कोई स्पीकर हूँ नहीं, मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ या कोई मैं प्रोफेशनल स्पीकर नहीं हूँ। मैं तो ऐसे ही चलते चलते जो दावत दे देता है मैं आके बोलता हूँ। हाँ, अलबत्ता मैं हूँ तो फिजिशियन, मेडिसिन का। मैं अभी रिटायर हुआ हूँ तकरीबन 2.25 साल एज प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन। लेकिन माइंडफुलनेस या मेडिटेशन या माइंड ट्रेनिंग ये कुछ सालों से मेरा मेन सब्जेक्ट रहा है। मैंने डॉक्टरी को पीछे छोड़ के जो मेडिसिन हम देते थे या अभी भी देता हूँ, लोग आते हैं, मैं क्लिनिक चलाता हूँ, वहाँ पे जो मेडिसिन मैं प्रिस्क्राइब करता हूँ उसके साथ साथ ये मेडिसिन भी मैं प्रिस्क्राइब करता हूँ। और मुझे ऐसे लगा 5-6 साल में कि उस मेडिसिन से जो केमिकल्स होते हैं, जो मैन्युफैक्चर्ड होते हैं, उससे इस मेडिसिन का ज़्यादा इम्पैक्ट है। सिर्फ इम्पैक्ट उस बंदे पे नहीं है जो वो खाता है या वो जो प्रैक्टिस करता है, लेकिन सराउंडिंग में भी इम्पैक्ट पड़ने लगा। फिर जब मेरा यहाँ इस तरफ रुझान हुआ तो मैंने देखा कि जो भी मेरे पास फिज़िकल एलिमेंट के साथ आता था, मिसाल मैदे के दर्द के साथ आया, सर में दर्द है, इधर दर्द है, उधर दर्द है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। जब मैं थोड़ा सा उसको खरीदता था, थोड़ा सा मैं उसको टेक आउट करता था, तो मुझे लगा कि ये फिज़िकल एलिमेंट का पीछे मोर देन 90% ऑफ केसेस इस फिज़िकल एलिमेंट के पीछे कुछ और है। वो मेंटल एलिमेंट है, वो साइकोलॉजिकल एलिमेंट है। और उस वजह से पेशेंट जो हमारे पास आते हैं सर दर्द के साथ, इधर दर्द के साथ, उस दर्द के साथ, उसका बेसिक जो चीज़ थी जो मैंने देखा, और मैं दावा करता हूँ, मैं इसकी कोई स्टडी नहीं है लेकिन मैं प्रैक्टिकली देखता हूँ कि मोर देन 90%
केसेस में पीछे कुछ ना कुछ होता है, कोई साइकोलॉजिकल, कोई मेंटल एलिमेंट, कोई स्ट्रेस, कोई डिप्रेशन, कोई एंजाइटी, कोई वरी, कोई फियर, कुछ ना कुछ, कोई चिंता, कुछ ना कुछ, कोई परेशानी, कोई पशेमानी, कोई गिल्ट, कुछ ना कुछ होता था। और जब मैंने उस चीज़ को एड्रेस करना शुरू किया तो मैंने देखा, दो चीज़ें मैंने नोट की। एक मैंने ये नोट किया कि मेरा कनेक्शन उस पेशेंट के साथ कुछ और तरह का हो गया। मेरा कनेक्शन उसके साथ सिर्फ कंज्यूमर वाला नहीं हुआ। मैं डॉक्टर, वो पेशेंट आए, मुझे दिखाए, मेरी फीस बाहर दे और चलता बने। ये कनेक्शन, इससे मैं ऊपर चला गया। मैंने उससे एक अजीब किस्म का कनेक्शन, जो ह्यूमैनिटी का कनेक्शन होता है, वो एक बन रहा था। उस वजह से पेशेंट का एतमाद मुझ पर बढ़ा। तो वैसे भी मेरा और लोग मुझे कहते हैं, डॉक्टर्स मुझे दोस्त कहते हैं कि तू पेशेंट नहीं बनाता, तू मुरीद बनाता है। तो शुरू से ही मेरा कम्युनिकेशन लोगों के साथ बहुत अच्छा रहा। लेकिन जब से मैंने ये किया, माइंडफुलनेस, मेडिटेशन, मैं वहाँ प्रेजेंट मोमेंट में रहने लगा, लोगों को जो उनके एलिमेंट थे उसके पीछे मैंने देखना शुरू किया, तो मैंने देखा कि मेरा कनेक्शन तो कुछ और बन गया उनके साथ। फिर मैंने कहा कि ये तो बहुत अच्छी मेडिसिन है, इट्स अ वंडरफुल थिंग। फिर जो मैं नंबर दवाएं लिखता था उसको मैंने कम करना शुरू किया, आस्ता आस्ता, और बातें उनसे मैं ज़्यादा करता था। 5 मिनट 10 मिनट में जितना मुझसे हो सकता था, 15 मिनट भी देता था, उनसे मैं बातें बहुत करता था। लेकिन उन बातों का भी थोड़े वक्त के लिए असर तो होता था, लेकिन उसके बाद फिर वही बात हो जाती थी। इस पर मैं आज बात करूंगा, और आज मैं बात करूंगा कि हेल्दी माइंड पे बात करूंगा, क्योंकि मैं साइंस का स्टूडेंट बिलीव अपने जगह पे, अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हूँ, मुझे अपने बिलीफ हैं, लेकिन मैं साइंस का स्टूडेंट हूँ, तो मैं साइंस पे ही ज़्यादा फोकस करता हूँ। ज़िंदगी में जो जो चीज़ें हो रही होती हैं हमारे साथ, उसको मैं साइंस से जोड़ता हूँ, और उस हिसाब से मैं अपने ऊपर वो चीज़ें लागू करने की कोशिश करता हूँ। जैसे मेडिटेशन है, माइंडफुलनेस है, और चीज़ें ध्यान है, मुराक़बा है, व्हाटएवर यू कॉल, ये को मैं साइंसी अंदाज से देखना शुरू करता हूँ, क्योंकि मेरा माइंड इस तरह बना हुआ है कि साइंस क्या कहती है, मेरा माइंड उसको कैसे हैंडल करता है, और क्या वाकई इसका कोई इम्पेक्ट है, वाकई को इसका साइंटिफिक पीछे से साइंटिफिक प्रूफ भी है या नहीं। तो उसको लेके मैं लोगों से बातें करता हूँ और इस तरह की टास्क देता हूँ। तो आज हम हेल्दी माइंड पे बात करेंगे, और उसमें माइंडफुलनेस या मेडिटेशन का क्या रोल है उस पर हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले यहाँ पे ओके, इससे पहले कुछ चीज़ें मैं लिख के लाया हूँ, ठीक है, वो मैं आपसे खुशगुजार करूँगा। ये कोई हिदायत नहीं है, आप कीजिएगा, मुझे शायद मैं आप लोगों को कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहा, लेकिन मैंने ये कहा कि जब मैं अपने पेशेंट के साथ, मैं अगर ये ना भी दूँ तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरा। इसमें जब मैं लोगों से बातें करता हूँ, इस तरह के टास्क देता हूँ, मैंने अपनी क्लासें भी शुरू की थी, कोरोना की वजह से वो बंद हो गई, तो मैंने देखा कि लोगों को सुनने का बड़ा शौक है, बहुत बड़ा शौक है, पढ़ने का भी बड़ा शौक है। लेकिन मैं ये देख रहा था कि लोगों में सुनने का, पढ़ने का तो शौक है, लेकिन वो जो सुनते हैं या वो जो पढ़ते हैं, वो उनकी ज़िंदगी में कोई चेंज लाएं, ये बहुत मुश्किल होता था, और मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। आप 15 साल से, जिलानी साहब 15 साल से ये लिंकर से, 14 साल से, 15 साल हो गए, और आप लोग यहाँ आ रहे हैं 185
इस तरह के बहुत सारे टास्क हर 15 दिन के बाद कोई ना कोई टास्क होता है और हम सुनते हैं। तो मैं भी जाता था, मैं भी वर्कशॉप अटेंड करता था, जाता था। फिर मैंने देखा कि मेरे अंदर तो कोई चेंज है ही नहीं। सुन के आता था, ये कहता बहुत अच्छा बोला डॉक्टर बदर ने, तो वाह वाह मेला लूट लिया, उसने ये बात बहुत अच्छी की, फलां स्पीकर बहुत अच्छा है, उसका स्टाइल बहुत अच्छा है। ठीक है, ये बात बहुत पते की बात थी। लेकिन कुछ दिनों के बाद वो सारी बातें हवा हो जाती हैं और हमारी ज़िंदगी में कोई चेंज नहीं आता। तो कुछ रिक्वेस्टें हैं जो फिर मैंने अपने लिए जो किए हैं। अब मैं जब कोई टॉक सुनता हूँ, जब कोई किताब पढ़ता हूँ, और मैं किताब और टॉक वो सुनता हूँ जो मेरे दिल को लगे, जिसको मैं प्रैक्टिस कर सकूँ, जो मेरे ज़िंदगी में कोई चेंज ला सके। हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लिटरेचर ना पढ़ें, आप फिल्में ना देखें, आप एंजॉय ना करें, आप हिस्ट्री ना पढ़ें, ज़रूर पढ़ें। लेकिन मैं अपना बताता हूँ कि इस तरह के टॉक्स जब भी आप सुने तो आप 3-4 चीज़ें तो जहन में रखें। पहली तो चीज़ ये जहन में रखें कि जब इस तरह के टॉक्स सुने तो आपके जो प्री कंसीव्ड नोशंस हैं, जो आइडियाज़ हैं, जो बिलीफ सिस्टम्स हैं, जो आपके अंदर एनालिसिस हैं, अपने इंटरप्रिटेशन है चीज़ों को करने की, चीज़ों को देखने की, उनको खाली कीजिए, अपने माइंड को खाली कीजिए। हम इसको कहते हैं बिगनर्स माइंड, स्पिरिचुअलिटी में हम इसको कहते हैं प्योर माइंड, एम्प्टी माइंड, बिगनर्स माइंड। क्योंकि अगर आप अपने दिमाग को खाली नहीं कर पा रहे हैं उन प्री कंसीव्ड नोशन के साथ से जो आपके अंदर में हैं, तो आप कुछ समझ नहीं पाएंगे, क्योंकि चीज़ें तो भरी हुई हैं आपके दिमाग में। तो चीज़ों को आने दें, प्योर माइंड बनाएं, फिर आप उस पर डाउट करें, आप उसको एनालिसिस करें, उसको आंखें बंद करके उस पर अमल मत कीजिए, लेकिन पहले चीज़ों को आने तो दें। मैं इसकी ऐसे मिसाल देता हूँ कि आप एक ड्राइंग रूम में नया फर्नीचर लाना चाहते हैं, वो तब लाएंगे जब पुराना तो हटाएंगे ना। तो ये जो चीज़ें आपके दिमाग में भरी हुई हैं, हमारे दिमाग में भरी हुई हैं, हम कहीं पे ही चीज़ों को येस नो करते जाते हैं, गुड बैड करते जाते हैं, राइट रॉन्ग करते जाते हैं, वहाँ पे ही रिजेक्ट करते जाते हैं, एक्सेप्ट करते जाते हैं अंदर में। नो, इसको कहते हैं प्योर माइंड। और एक कहावत है स्पिरिचुअलिटी में कि देयर आर लॉट ऑफ पॉसिबिलिटीज इन बिगिनर्स माइंड बट वेरी फ्यू इन एक्सपर्ट्स। अगर आप पहले एक्सपर्ट हैं, पहले ही आपका माइंड भरा हुआ है, तो फिर देयर आर लिटिल पॉसिबिलिटीज टू लर्न। अगर आपको वाकई लर्न करना है तो ये एक आदत डालें, नंबर 1। और नंबर 2 कि जो टास्क चल रहा है अपने से सवालात करें, 3-4 सवालात करें। एक, व्हाट्स द टीचिंग दैट इज स्पीकिंग टू यू इन दिस मोमेंट। इस मोमेंट में ये जो टीच कर रहा है, ये टास्क दे रहा है, ये क्या मुझे बता रही है, ये मुझे क्या सुना रहा है, ये ज़रूर सवाल करें, लकीर के फ़कीर मत बने। दूसरा, इज दिस टीचिंग टचिंग योर हार्ट राइट नाउ। ये आपके दिल को टच करता है ये टीचिंग। तीसरा सवाल, ये मैं करता हूँ, ये मैं पर्चा अपने साथ रखता हूँ, जब भी मैं कहीं जाता हूँ तो अपने आप से पूछता रहता हूँ कि क्या वाकई जो मैं सुन रहा हूँ या पढ़ रहा हूँ ये मेरे दिल को टच कर रहा है। और तीसरा कि क्या मैं इसको अपने प्रैक्टिस में ला सकता हूँ, इसमें मैं अपने अंदर कोई चेंज ला सकता हूँ या नहीं ला सकता इस टीचिंग के साथ। दिस इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट। एंड हाउ डज दिस रिलेट टू माई ओन प्रैक्टिस। मैं जो प्रैक्टिस करता हूँ उससे ये कैसा रिलेट करता है। तो ये कुछ गुजारिशें थी, एक कुछ एडवाइसेस थी आप लोगों के साथ कि आप एम्प्टी माइंड रखें, प्योर माइंड रखें, खाली माइंड रखें, और ये चीज़ें आपसे पूछते रहें कि ये डॉक्टर बदर जो कुछ कह रहा है क्या ये दिल को टच करती हैं, या मेरे साथ कोई रिलेटेड भी है, इनके साथ मेरे साथ इसका कोई रिलेशन बनता है या नहीं बनता, या क्या इसका जो ये बात बता रहा है ये कोई मेरी ज़िंदगी में कोई चेंज भी ला सकता है या नहीं है। क्योंकि मैं आगे चल के मैंने बताया ना कि मैं न्यूरो साइंस पे या साइंस पे बात करूँगा, आगे चल के ये भी बता दूंगा कि लर्निंग कैसे होती है। और असली लर्निंग जो है
ये नहीं है जो मैं आपको बता रहा हूँ जो आप सुन रहे हैं, ये लर्निंग नहीं है, लर्निंग कुछ और है, उस पर मैं बात करूँगा। तो आज हमारा उन्वान है हेल्दी माइंड एंड माइंडफुलनेस। थोड़ा सा इसको बताएंगे, ऐसे अच्छा, क्या आपको पता है कि हमारे जो ब्रेन्स हैं, हमारा जो ब्रेन है वो हमेशा चेंज होता रहता है। कितने लोगों को पता है कि हमारा जो ब्रेन है वो मुसलसल चेंज होता रहता है? कितने लोगों को, थोड़ा हाथ उठा लें, पता है कि हमारा ब्रेन हमेशा एवरी टाइम इट इज चेंजिंग इन फ्लक्स ऑफ चेंज। हाँ बिल्कुल, नॉट सर फिजिकल चेंज, स्ट्रक्चर चेंज, बट फंक्शनल चेंज। स्ट्रक्चर चेंज होगा तो फंक्शनली चेंज होगा। जब हम पढ़ते थे तो हमें ये सिखाया जाता था, जब मैं मेडिकल स्टूडेंट होता था, इवन जब मैं पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट होता था, मैं FCPS कर रहा होता था, या इवन जब मैं टीचर भी बना मेडिसिन का, उस वक्त भी हम यही पढ़ते और सिखाते थे कि जो हमारा ब्रेन है वो उसके जो अंदर सर्किट्स हैं, जो न्यूरोपाथ्स हैं, वो 18 to 21 ईयर्स तक फिक्स हो जाते हैं, उसके बाद उसमें चेंज नहीं आती। हम ये सीखते थे कि अगर आधा लिवर काटा जाए तो उसमें रीजनरेशन पावर है और वो रीजनरेट हो जाता है और जल्दी में बन जाता है। हमें ये सिखाया जाता था कि स्किन हर तीसरे महीने के बाद ये सारी स्किन चेंज हो जाती है, नई स्किन बन जाती है, उनमें रीजनरेशन पावर इसको कहते हैं, रीजनरेशन पावर। लेकिन हमें ब्रेन टिश्यू के बारे में, नर्व टिश्यू के बारे में यही बताया जाता था कि ये रीजनरेट नहीं होगा, ये फिक्स हो गया तो हो गया एट द एज ऑफ 21 ईयर्स। लेकिन being a meditation student of meditation and student of science, आज से 2 decades पहले जब हमें पता चला, और इससे ज़्यादा मुझे मतलब आई वॉज सरप्राइज एंड आई वॉज सो हैप्पी जब ये पता चला कि नहीं, ऐसा तो है ही नहीं, ब्रेन तो हमेशा चेंज होता रहता है, एवरी टाइम इट इज़ चेंजिंग, एवरी टाइम इट इज़ शेपिंग अप, उसको नया शेप मिलता है, नए सर्किट्स बनते हैं, न्यूरोपाथ बनते हैं। और ऐसा कभी भी नहीं है कि अगर 21 साल तक आपके न्यूरो सर्किट्स अनहैप्पी के हैं, अनहैप्पीनेस के हैं, एंग्री के हैं, गुस्से के हैं, नेगेटिविटी के हैं, तो आप सारी जिंदगी नेगेटिव रहेंगे, अनहैप्पी रहेंगे, सारी जिंदगी आप खुश नहीं रहेंगे, सारी जिंदगी आपको एंगर आने लगेगा क्योंकि आपको न्यूरो सर्किट्स बन गए हैं। तो 2 डिकेड्स पहले ये पता चला कि नहीं, हम तो, हमारा माइंड तो हमेशा शेपअप होता रहता है, न्यू सर्किट्स, हमारे न्यूरोपाथ्स बनते रहते हैं। इट वाज अ वंडरफुल न्यूज़, स्पेशली फॉर मी एज अ साइंस स्टूडेंट, एज ए मेडिटेशन स्टूडेंट, माइंडफुलनेस स्टूडेंट, क्योंकि माइंडफुलनेस का इसमें रोल है। और इस प्रॉपर्टी को, ब्रेन के इस प्रॉपर्टी को न्यूरो साइंटिस्ट कहते हैं न्यूरोप्लास्टिसिटी। इस क्वालिटी ऑफ माइंड के, ब्रेन की, माइंड और ब्रेन 2 अलग चीज़ें हैं, थोड़ा मैं इस पर वजाहत कर दूँ। ब्रेन एक मटेरियल चीज़ है जो न्यूरॉन के उनके कनेक्शन से बने हुए हैं और उसके बीच में केमिकल्स रन कर रहे होते हैं। हाँ, और ब्रेन खाते भी हैं लोग, क्योंकि मटेरियल है। लेकिन माइंड, आप किसी का दिमाग खा सकते हैं लेकिन वो किसी और तरह से है। और माइंड क्या होता है, उसमें जो इन्फॉर्मेशन हो रही होती है, जो थाट्स आ रहे होते हैं, जो फीलिंग्स आ रही होती हैं, जो इमोशंस डेवलप हो रहे होते हैं, जो नॉन मटेरियल चीज़ें हैं, उसको माइंड कहते हैं। तो ये 2 चीज़ें हैं, एक तो ये। अच्छा, तो जब ये न्यूरोप्लास्टिसिटी का पता चला तो न्यूरो साइंटिस्ट ने कहा कि फिर हम इस पर क्यों नहीं गौर करें, इस पर हम क्यों नहीं रिसर्च करें। पहले न्यूरोसाइकेट्रिस्ट, न्यूरोलॉजिस्ट, न्यूरोसाइकेट्रिस्ट ब्रेन में वो चेंजेस ढूंढते थे जो इंसान के नेगेटिव
चीज़ें होती थी उस पर वो देखते थे क्या चेंजेस आ रही हैं। मिसाल किसी को एंगर हो रहा है, एंग्जाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है, डिस्ट्रेस हो रहा है, स्ट्रेस हो रहा है, वो उसको वो फोकस कर रहे होते थे कि हो क्या रहा है इन नेगेटिव्स की वजह से, हमारे ब्रेन में क्या चेंजेस आती हैं। फिर मिड 90s में एक वफद गया धर्मशाला, न्यूरो साइंटिस्ट का एक वफद गया धर्मशाला इंडिया में, जहाँ दलाई लामा रहता है, जहाँ वो तिब्बत से भाग के, ये इंडिया का है, वो वहाँ पे चला वतन है, तिब्बत से भागा हुआ है, वहाँ पे वो रहता है। तो वो दलाई लामा से वो मिलने गए थे और बातें होती रही, सारी दुनिया के साइंटिस्ट, न्यूरो साइंटिस्ट थे। तो उसमें उन्होंने एक चीज़ रखी कि ये जो आपको न्यूरोलॉजिकल टूल इस्तेमाल करते हैं, न्यूरो साइंस का जो टूल इस्तेमाल करते हैं, किस लिए? एंग्जाइटी को देखने के लिए, डिप्रेशन को देखने के लिए, डिस्ट्रेस, एंगर, नेगेटिविटी को देखने के लिए। आप जो पॉजिटिव एस्पेक्ट है इंसान के, इसी टूल को इस्तेमाल करते हुए जो अंदर पॉजिटिव इंसान की जो इमोशंस हैं, फीलिंग्स हैं, उसमें देखिए कि ब्रेन में क्या होता है। आप उसको क्यों नहीं देखते? बिसाइड भली वो देखें। और यहाँ से फिर पॉजिटिव साइकोलॉजी का डिपार्टमेंट खुला, वहाँ से एक बहुत बड़ा इंसाइट मिला। और उसमें सबसे बड़ा जो रोल था न्यूरो साइंटिस्ट का और साइकोलॉजिस्ट का, वो था रिचर्ड जे डेविडसन। ये विस्कॉन्सिन यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर ऑफ साइकेट्री है, साइकोलॉजी है। और फिर उन्होंने, और बहुत मज़े की बात बताऊं कि जब हार्वर्ड स्कूल ऑफ मेडिसिन में न्यूरोलॉजी का पॉजिटिव साइकोलॉजी का डिपार्टमेंट खुला, पॉजिटिव साइकोलॉजी, कि अब हम जो पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं लोगों के, लव, काइंडनेस, कंपैशन, केयर, एप्रिसिएशन, उसमें माइंड में क्या होता है, ब्रेन में क्या होता है। और जब वो खुला तो सबसे, ये रिकॉर्ड है गिनीज बुक में लिखा हुआ है कि उस डिपार्टमेंट में सबसे ज़्यादा एडमिशन्स हुई। वो नीड थी। और फिर एक इंसाइट मिली न्यूरोलॉजिस्टों को, न्यूरो साइंस के टीचर्स को, स्टूडेंट्स को, साइकोलॉजिस्ट के स्टूडेंट्स को। फिर उन्होंने उस पर काम करना शुरू किया और वहाँ से पता चला कि ओ माय गॉड, ब्रेन इज एवर चेंजिंग। ये तो फिक्स चीज़ है ही नहीं, हम तो कुछ भी कर सकते हैं, हम तो किसी वक्त भी कर सकते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारा ब्रेन चेंज तो हो रहा है, शेप अप तो हो रहा है हर वक्त, लेकिन वी डोंट नो, हमें पता नहीं। ऐसे चलते चलते चेंज होता रहता है, हम पता नहीं हरकतें करते रहते हैं, गुस्सा करते रहते हैं, अंदर नेगेटिव सोचते हैं, किसी के बुरा सोचते हैं, जेलेसी होती है, क्या रिएक्शन दे रहे होते हैं 24 घंटे में हमारा। और ये अनविलिंगली वो ब्रेन चेंज होता रहता है, सब किस हमारे चेंज होते रहते हैं। और यहाँ से एक इंसाइट मिली कि अगर ब्रेन चेंज होता है तो फिर इसको हम रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों न लें कि इसको हम विलिंगली चेंज करें, अपने अच्छे बिहेवियर के साथ, अच्छी एक्सरसाइजों के साथ। क्यों ना हम इसको खुद चेंज करें, खुद क्यों रिस्पॉन्सिबल क्यों ना बने। जो फोर्सेस हमारे ब्रेन को हमेशा चेंज कर रहे होते हैं, जिसका हमें पता भी नहीं होता। 24 घंटे में 60,000 ख्याल आते हैं, हमें पता ही नहीं चलता ना, पता नहीं हम कैसे रिएक्ट करते हैं, कैसे रिस्पॉन्स देते हैं, हमें पता ही नहीं चलता। तो ये एक इंसाइट हुई न्यूरो साइंटिस्ट और न्यूरो साइकोलॉजिस्ट के बीच में कि इट्स अ वंडरफुल थिंग, क्यों ना हम खुद रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, इसको खुद वॉलंटरली तौर पे, इंटेंशनली तौर पे हम इस ब्रेन के जो सर्किट्स हैं उसको क्यों ना चेंज करें। और यहाँ से फिर बात आई कि हेल्दी माइंड की। और जब ये देखा गया कि जब इस तरह की प्रैक्टिस की गई, जिन चीज़ों ने हमारे ब्रेन को पॉजिटिवली चेंज किया, उसने तो सारी दुनिया में इनकलाब ले आए। लेकिन इससे पहले कि क्या हुआ, लोगों के ब्रेन कैसे चेंज हुए, पॉजिटिव प्रैक्टिसेस के साथ हमने रिस्पॉन्सिबिलिटी जब ली, उसके बाद हम ब्रेन को कैसे कैसे हमने चेंज किया। इससे पहले मैं बात करूँगा कि जब ब्रेन अनविलिंगली चेंज होता रहा, बगैर इंटेंशनली वो चेंज होता रहा, तो हमारी ज़िंदगी पे क्या असर पड़ा, क्या प्रॉब्लम्स है दुनिया में और अभी भी हैं। तो पहले मैं
उस पर बात करूंगा। और ये चैलेंजेस हैं, इस वक्त भी हैं, सारी ज़िंदगी रही हैं। वो इस वजह से रही हैं कि हमने अपने ब्रेन को अपने डगर पे, अपने तौर पे, अपने विल पे चेंज नहीं किया, वो चेंज होता रहा। इस वजह से क्या प्रॉब्लम्स हुई? पहला हुआ कि डिस्ट्रैक्टिबिलिटी। कुछ साल पहले एक स्टडी हुई, मेगा स्टडी हुई, जिसमें थाउजेंड्स ऑफ लोगों को रिक्रूट किया गया, उनका फ़ोन नंबर लिया गया, इसका मोबाइल फ़ोन का, और ये स्टडी की ग्रुप ऑफ साइकोलॉजिस्ट एट हार्वर्ड स्कूल। उन्होंने ये स्टडी की। उन्होंने क्या किया कि लोगों को फ़ोन नंबर लिया, उनको रिक्रूट किया उस स्टडी में हज़ारों की तादाद में, और डे टाइम में, एक्टिविटी के टाइम में उनको 3 क्वेश्चन उनको 3 क्वेश्चन जो है वो टेक्स्ट किए गए सबको। और पहला क्वेश्चन ये था कि इस वक्त आप क्या कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग राइट इन दिस मोमेंट, नंबर 1। एंड नंबर 2 क्वेश्चन था कि जो आप कर रहे हैं, व्हाट एवर यू आर डूइंग, हाउ मच यू आर फोकस्ड ऑन दैट थिंग, ऑन दैट डूइंग, और यू आर अनफोकस्ड। योर माइंड इज फोकस्ड ऑन दैट थिंग व्हाट एवर यू आर डूइंग। कोई पढ़ रहा है, कोई काम कर रहा है, कोई प्लम्बिंग कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है, उस पर आप फोकस कितने हैं या अनफोकस कितने हैं। और थर्ड क्वेश्चन वाज कि हाउ मच यू आर हैप्पी और अनहैप्पी इन दिस मोमेंट। और उसका रिजल्ट क्या मिला कि एवरेज एडल्ट अमेरिकन 47% he was not focused what he was doing, what she was doing. 47 टाइम्स वो फोकस नहीं थे, और उनमें से मोस्ट ऑफ द टाइम दे वर सिग्निफिकेंटली लेस हैप्पी, दे वर अनहैप्पी इन कंपेयरिंग टू दोज पीपल जो फोकस थे। और इसको फिर टाइटल दिया गया कि वॉन्डरिंग माइंड इज अनहैप्पी माइंड। ये जो हमारा माइंड जब वांडर करता है, जब ख्याल ज़्यादा आते रहते हैं, हम कहीं और होते हैं, तो वी आर ऑलवेज अनहैप्पी, वी आर नॉट हैप्पी बिकॉज वी आर नॉट फोकस्ड। लेकिन बात इस पे नहीं चली। आगे जब उन्होंने देखा कि बच्चों में जब इन्वेस्टिगेट किया गया, तो उनमें अटेंशन डेफिसिट की बीमारियां इतनी पाई गई। ADHD इज सो कॉमन, आपके घरों में भी होगा। मेरे घर में तो है एक बच्चा ADHD का पेशेंट है, और बच्चा नहीं, सिर्फ हम सब लोग, हम चाबियां रख जाते हैं, ढूंढते रहते हैं, फिर डांटते रहते हैं बीवी को, मैंने इधर रखी थी, नहीं उसने उठाई होगी, उस नौकर से पूछो, ये पता नहीं क्या क्या गाल गिलाई कर रहे होते हैं, हम कहीं और होते हैं, फिर क्या ठक एक्सीडेंट कर रहे होते हैं, पता नहीं क्या। दिस इज अ कॉमन प्रॉब्लम। अब ये हमारे पास नहीं है, सिर्फ सारी दुनिया में प्रॉब्लम है। और मैं तो उसको ऐसे कहता हूँ कि हमारे पास इकोनॉमिकल डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट है, मेरा ख्याल इससे ज़्यादा हमारा अटेंशन डेफिसिट है, हम उसके मरीज हैं। तो एक तो ये डिस्ट्रैक्टिबिलिटी, जब हम अपने माइंड को खुद अपने डगर पे नहीं चलाते, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते उसको शेप अप करने की, तो एक तो ये होता है कि हम डिस्ट्रैक्ट रहते हैं, और डिस्ट्रैक्शन के आपको मैंने बताया। दूसरा होता है लोनलीनेस। 76% ऑफ अमेरिकन पॉपुलेशन, 76% ऑफ अमेरिकन एडल्ट, दे हैव मॉडरेट टू हाई लेवल ऑफ लोनलीनेस। वो अकेला महसूस करते हैं, वो कनेक्टेड महसूस नहीं करते। और ये सिर्फ मेंटल या सब्जेक्ट फीलिंग नहीं है कि मैं अकेला हूँ, इट हैज़ अ बिग टॉल ऑन अवर फिजिकल हेल्थ। और फिर ये देखा गया, रिसर्च की गई कि जो लॉनलीनेस है उसमें
मोर्टलिटी रेट क्या ज़्यादा है जो अकेला महसूस करते हैं, और देखा यह गया कि 60 ईयर से ऊपर जो लोग लोनलीनेस फील कर रहे होते थे उसमें ओबेसिटी के बनस्बत ओबेसिटी इज़ अ डिजीज़, उसकी मोर्टलिटी ज़्यादा है, लेकिन ओबेसिटी से भी ज़्यादा डबल मोर्टलिटी लोनलीनेस की वजह से थी।